Hello everyone, I am Hardik Chikara and today we are going to start a new chapter जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा आपका दिमाग खराब नहीं करेगा। हाँ, आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा इसकी इक्वेशंस को बैलेंस करने में। बैलेंस के लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लेंदी। मतलब मैं ज्यादा ध्यान से समझा रहा हूँ ना, इसलिए। Chemical reaction. A chemical reaction involves a chemical change in which substance react to give a new substance. ठीक है, अब आप मान सकते हैं यह दो सब्सटेंसेस है कोई भी, जैसे 1 और 2, 1+2, और ये क्या दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं ये। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, रिएक्टेंट हो जाएगा इसमें हमारा 1 और 2, और प्रोडक्ट हो जाएगा इसमें हमारा। बाद आते हैं, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होंगे, 1 और 2 रिएक्टेंट हो जाएंगे, 3 प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल, इतना तो सबको पता है, इसमें कुछ दिमाग खराब करने की बात नहीं है। अब देखो, अब केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। चेंज इन स्टेट, सबसे पहले तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि आपने केमिकल रिएक्शन किया तो उसमें शायद से जो आपके पास रिएक्टेंट है या कुछ भी हमारे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट सॉरी, कुछ कोई भी रिएक्टेंट है, उसमें सबसे पहले क्या हो सकता है, शेप या तो स्टेट चेंज होगी, या कलर चेंज होगा, या फिर गैस इवॉल्व होगी, या फिर टेम्परेचर। ठीक है, और फिर पीबीटीबी यानी कि प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक इंसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो निकल जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट की मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको कहीं से डेफिनेशन, बता दो ये है। ओके, लगा हुआ है। आगे आते हैं हमारे केमिकल इक्वेशंस। A chemical equation is a symbolic notion that uses formula of compound of element to represent a chemical reaction. ठीक है, for example, when sulfuric acid reacts with zinc granules, granules मतलब छोटे छोटे टुकड़े, मतलब वैसे तो सबको ही पता होगा, पर कुछ कुछ होता है मेरे जैसे बच्चे जो पूछ लेते हैं सर ग्रेन्यूल्स क्या होता है। ठीक है, मतलब स्कूल में पूछ लेता है, यहाँ तो भैया जलते हैं, भैया ग्रेन्यूल्स का बता दो एक बार। While writing a chemical equation, the following points should be noted. A. The symbol and formula of a reactant are written on the left side and separated by plus sign. ठीक है, A plus B। ठीक है, समझ आ गया। और द सिंबल ऑफ फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट, सिंबल एंड फॉर्मूला, सिंबल या फॉर्मूला जो भी है, सिंबल या फॉर्मूला जो भी आएगा वो किस साइड लिखा जाएगा, आपके प्रोडक्ट का वो किस साइड लिखा जाएगा, राइट साइड। और किससे सेपरेट होगा, प्लस साइन। ठीक है, प्लस के साइन से सेपरेट हो जाएगा। और टू साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस आर सेपरेटेड बाय एन एरो टुवर्ड्स प्रोडक्ट। एरो नोट अवेलेबल। एरो मतलब ऐसे करके, ऐसे ऐसे एरो खींच देते हैं ना, तो जैसे तीर की एरो बनाते हैं। इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड एज जेड। अच्छा, इक्वेशन का वो है Zn plus H2SO4 gives Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। आगे चलते हैं। The relative numbers of moles and the relative numbers of molecules of product and reactants are given। ठीक है, reactant और product के molecules, moles, masses और volume of gases हमें पता चल जाती है। ये प्रोवाइड करा देता है, क्या क्या प्रोवाइड कराता है हमें, केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, अब देखो दो टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है, एक तो बैलेंस्ड, एक ऑफ अनबैलेंस्ड। तो देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इक्वेशन आना था एंड लिख दिया, is the equation in which equal numbers of atoms of each element on reactant and product side are called आना था, are called balanced equation. For example, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ठीक है, अब देखो Zn एक एक मॉलिक्यूल है इनका, गिवन मतलब दे नहीं रखा है इसलिए एक ही मानेंगे। और SO4 एक एक मॉलिक्यूल है, और H2 एक एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर ये इक्वेशन Zn2 plus H2
SO4 और ZnSO4 प्लस H2 हो जाता, तो Zn के मॉलिक्यूल्स अनबैलेंस्ड हो जाते, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, अनबैलेंस इक्वेशन। ये है कि एक ही हमारा जो एक ही एलिमेंट होगा उसके सिंबल्स, उसके जो हमारे मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम डिफरेंट होंगे, कि कुछ भी हो सकता है, आपको बस बैलेंस करने के लिए आएगी इक्वेशन, और वो मैं सिखा दूंगा अगली वीडियो में। ओके, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम, अरे यार अब तक तो पढ़ भी लिया होगा आपने। हाँ, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, an equation having unequal numbers of atom on each element on the product and reactant side are called unbalanced chemical equation और skeletal equation। skeleton नहीं, skeletal, ठीक है। skeleton तो बॉडी का हो जाएगा, skeletal हो गए, ठीक है। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो कितनी जल्दी टॉपिक खत्म हो रहा है, ठीक है। इंट्रो कितनी जल्दी खत्म हो गया हमारी वीडियो का। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। थोड़ा सा अपना फोन चेंज करते हैं। ओके, फोन तो नहीं, कुछ और थोड़ा माहौल बना देते हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट आता है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, दो कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। अब टू केमिकल इन केमिकल टू केमिकल इन केमिकल in which two or more substance element or compound combine together to form a single substance is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, मैं थोड़ा ऊपर ही पकड़, जिस केमिकल इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, ये फेविकोल और ये मार्कर, ठीक है, दोनों साथ में मिले और इन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। एक ब्लैक कलर का फेविकोल बन गया, वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कंबाइन हुए और इन दोनों ने एक अलग से अपना क्या बना लिया, केमिकल इक्वेशन बन गई है। कौन सी केमिकल रिएक्शन कर देंगे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन को। ओके, नोट पढ़ लो यार। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है और ये एक्सोथर्मिक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। A chemical reaction in which single compound decomposes into two or more simple substances is called decomposition reaction. There are three types of decomposition reaction। अब देखो एक कंपाउंड है, ठीक है। अब आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मतलब मैं इम्प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक मार्कर है, अब ये किस किस पार्ट में डिकम्पोज हो सकता है, मतलब कितना पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ये इसी बात को हम कहते हैं। तो देखो ये एक मिनट, एक दो तीन और चार, ठीक है। तो इस चार पार्ट में ये हमारा जो मार्कर है ये डिकम्पोज हो गया। मतलब ये एक जो मतलब हमारा एक कंपाउंड, तो इसके अलग अलग एलिमेंट्स थे वो हमने अलग कर दिए, ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया है। वैसे नहीं मगर दूसरी तरीके से डिकम्पोज बाय वाला। तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोथ बाय हीट एंड बोथ बाय हीट, ठीक है। मैं टू एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देर से बोल दूंगा। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे चैप्टर, फिर क्या करेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, खाना खाएंगे और टेस्ट करेंगे। अब देखो CaCO3 व्हेन हीटेड गिव CaCO प्लस CO2 एग्जांपल देख लिया। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि जब किसी चीज को हीट करेंगे, ठीक है। अब मैं कंपाउंड ए और बी, वो कंपाउंड ए को हीट कर रहा हूँ और वो हीट करके क्या दे रहा है, हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या दे रहा है, हाँ कंपाउंड बी और सी, बताया मैं भूलने लग गया। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोथ अबाउट बाय हीट और सनलाइट। अब देखो सनलाइट और लाइट, ठीक है, हीट क्या, लाइट, सनलाइट ये यूज होता है। एग्जांपल 2AgCl डिकम्पोजेस एंड बिकम 2Ag प्लस Cl2, ठीक है, इजी है, बहुत आराम से समझ आ रहा है। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन इन सनलाइट, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी आएगा कि सिल्वर जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो उसे डार्क कलर की बोतल में क्यों रखा जाता है, डार्क कलर बोतल में क्यों रखा जाता है। अब देखो डार्क कलर बोतल क्या करेगी, ये जो बोतल है इस पे सनलाइट का इफेक्ट आएगा, पर जो बोतल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अब देखो इस पे जो लाइट आती है यहाँ से सनलाइट, अब आई फील, ठीक है। अब जो इस फेविकोल पे सनलाइट आएगी, ये फेविक इसके ऊपर मतलब हम कह सकते हैं प्लेटिंग चढ़ गई है और जो लाइट है वो उसके अंदर तक नहीं जा पा रही है। तो अगर जो इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड है वो लाइट को रिएक्ट करके एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब कह रहा हूँ, डिकम्पोज नहीं करेगा। आगे आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोथ ब्रोथ है ये,
brought by electricity. Example, 2NaCl decomposes when electric current is passed through it and gives Na plus 2Cl. 2Na plus 2Cl. Na2. देखो अब देखो यहाँ पे हो गया ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या था? 2NaCl था, ठीक है, Na भी 2 है और Cl भी, ठीक है, क्योंकि वो दोनों से मल्टीप्लाई है। ओके, अब देखो ये प्रोडक्ट क्या दे रहा है? 2Cl प्लस Na, ठीक है, तो गलत हो गया ना, तो इसे सही क्या करेंगे हम? 2Na प्लस 2Cl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का एक पूरा प्रोसेस समझाते हैं। अगले पेज पे आ जाते हैं हम, बड़ी ही आसानी से, बहुत ही प्रेम भाव से अगले पेज पे बढ़ते हुए। टेक अ प्लास्टिक मग, drill 2 holes at the base and insert carbon electrodes in it and seal the electrode by wax। ठीक है, अब उसे सील कर दें। आप सुनते रहो, बहुत इजी है, इतना कुछ समझाने वाली बात नहीं है। कनेक्ट दीज 2 इलेक्ट्रोड्स टू 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी से इन 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दो। फिल द मग विद एसिडुएटेड वाटर विद टू इट्स हाफ एंड एड few drops of dilute sulfuric acid to it। insert a graduated नहीं है, ग्रेजुएटेड है, ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब A and B। फिल इट विद वाटर, मतलब ग्रेजुएटेड मतलब खाली, ठीक है। फिल इट विद वाटर ओवर द 2 इलेक्ट्रोड्स एंड 1 ओवर ईच इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ए और बी दो टेस्ट ट्यूब्स लो, उन्हें ऐसे रख दो, ठीक है, उन्हें वाटर से फिल करके ऐसे रख दिया हमने, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रोड इसके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब्स रख दी। अब क्या होगा, जो थोड़े टाइम बाद हम जब देखेंगे तो इन दोनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी गैस जम चुकी होगी, गैस फॉर्म हो गई होगी। अब जो इसमें बी में होगी वो क्या होगी? हाइड्रोजन, क्योंकि ऑफकोर्स H2O को हम वो कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं वाटर को, तो डिकम्पोज होके क्या बनेगा वो? देखो पहले तो था H2O, फिर क्या बन जाएगा? H2 प्लस O। अब H2 प्लस O क्या, H2 गैस किसमें प्रेजेंट होगी? हमारे बी में, और O किसमें हो जाएगी? ए में, ठीक है। एक में एक में ऑक्सीजन हो जाएगी, एक में हाइड्रोजन हो जाएगी। अब देखो H2 है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स है। अब आपको होगा 16, वो 8 रेशो 16 में जो है एक वाटर की ड्रॉपलेट बन जाती है। तो 16 क्या होगा? हाइड्रोजन, और 8 क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ऑफकोर्स जो हाइड्रोजन होगा वो इसका हाफ, वो ऑफकोर्स जो ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन का हाफ होगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस इन ट्यूब बी विल बी मोर। अब देखो, अब आप इन्हें जलाओगे तो फिर क्या होगा? ये तो जैसे आपने कभी लकड़ी जलाई है, तो लकड़ी बुझ जाती है, तो उसके अंदर आप ऐसे करके फूंक मारते हो, तो क्या होता है? उसमें से हमें आवाज, मतलब आवाज कह रहा हूँ, उसमें से हमें रेड कलर की वो लाइट दिखती है, वो ठीक है, जलने वाली, वो फ्लेम्स नहीं होती, मतलब लकड़ी लाल होकर जलती रहती है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन बॉक्स साउंड के साथ, ब्लू फ्लेम के साथ जल जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन ब्लू फ्लेम के साथ क्यों जलता है? क्योंकि वो एक अच्छा हम कह सकते हैं, कुछ भी अच्छा है, जो भी है अच्छा है, अच्छे के लिए ही होता है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज एनसीईआरटी में है, वहां से देख लो, चलो कोई बात नहीं, हमने प्रोवाइड करा दिया अगले पेज पे। रिएक्टिविटी सीरीज को देख लो एक बार। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन एक, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पास। इट इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड डिसॉल्व इन अ डिसॉल्व स्टेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? जिसमें एक कम रिएक्टिव सब्सटेंस एक ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो भैया के दिमाग में एक और प्रोसेस ने जन्म लिया है। अब आप इन तीनों को देख लो, ये फेविकोल, मार्कर और उसका कैप। तो देखो मार्कर और कैप ये एक कंपाउंड बना रहे थे एक साथ। अब फेविकोल उसमें ऐड होना चाहता है, ठीक है। अब फेविकोल सोच लो कि मार्कर के कैप से मोर रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा? वो फेविकोल का मार्कर का कैप डिस्प्लेस कर देगा और फेविकोल खुद आ जाएगा, ऐसे करके, और मार्कर का कैप डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया, पर आगे एग्जाम्पल्स में गिवन है। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो कॉपर, इसमें आप देख सकते हो कॉपर कम रिएक्टिव है, कार्बन को नहीं देखना, कॉपर को देखना है। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे? जिंक से। तो जिंक क्या करेगा? इसको क्या डिस्प्लेस कर देगा। अब आगे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल तो याद हुआ नहीं, डबल करेंगे। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a chemical reaction in which there is an exchange of ions between the reactants to give a new substance is called double displacement reaction. The two reactant are generally water soluble. Example, barium chloride plus ही लिख दिया यार इसमें, plus sodium sulfate
गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस वाइट प्रेसिपिटेट और बैरियम क्लोराइड। अगर जो आपके मतलब टीचर होंगे तो उन्हें कहना कि ये एक्सपेरिमेंट लैब में जाके करवा के दिखाया हमें, ये बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है। अब देखो ये दोनों ना बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्या होंगे, ये दोनों बहुत ही हम कह सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स होंगे। तो जैसे उन्हें दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में रखेंगे हम, तो तब तक तो वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, और जब उन्हें हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जिसका नाम होगा बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जो वाटर के साथ इनसोल्यूबल होता है। आई थिंक वीडियो लैग कर रही है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा लैग करती है, पर आपकी बार काम चला लो यार, अगली वीडियो अच्छी आ जाएगी। और सोडियम क्लोराइड NaCl, उसके नीचे थोड़ा सा नमक भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी कि जो आपका जो सॉल्यूशन था उसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, और वो वाटर के साथ इनसोल्यूबल होगा और साथ साथ नमक बनेगा, NaCl रॉक्स। भाई कमेंट में लिखो NaCl रॉक्स, ठीक है। सम मोर केमिकल रिएक्शन, आपके लिए कोट लिखा है, पढ़ लेना। एंडोथर्मिक, अब देखो एंडोथर्मिक मैंने आपको थोड़ा सा बताया था उसके बारे में। केमिकल रिएक्शन इन विच heat or any type of energy is given out is called exothermic। एक्सोथर्मिक अरे एक्सोथर्मिक था यार, ये दोनों में एंडोथर्मिक दिखा, ये एक्सोथर्मिक था ऊपर वाला। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट इज एक्सोथर्मिक। एक्सक्रीट एक्सो, ठीक है। एंडो क्या होगा, अंदर लेना, ठीक है। एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस पिछली बार हमने पढ़ा था 9th क्लास में, तो इससे याद रहेगा आपको। आगे आते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और एनी टाइप ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब देखो, अब मैंने बताया था ना आपको, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्रोड्यूस होगा, और अब एक्सोथर्मिक में CO प्लस C+H2 गिव्स CO2 प्लस हीट, ठीक है। जो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे वो ज्यादातर आप एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मिलेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। जिसमें हीट प्रोवाइड करके दो अलग अलग हो जाए तो फिर एंडोथर्मिक, यानी गैस इवोल्व होगी, गैस तो दोनों में इवोल्व होगी। आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा दिमाग नहीं खराब करते हैं। ऑक्सीडेशन जो शायद से कट है, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कट है शायद से, पर रिडॉक्स रिएक्शन हमारा आ रहा है। इन अ केमिकल प्रोसेस इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। एक तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन जो उसके पास है उसे लूज करेगा। काइंड ऑफ हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही थोड़ा फॉलो कर रहा है, उसी टाइप का है, ज्यादा अलग नहीं है। अब देखो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं कैसे हो सकता है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मान लो इसे कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो ये हाइड्रोजन को लूज कर देगा और ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन गेन हो गया इसके पास, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पर अगर जो हम इसे ही मान ले कि ये हाइड्रोजन है और जो कैप थी ये हमारी ये ऑक्सीजन है, तो क्या है, सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हुआ है और क्या रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कह देंगे हम रिडक्शन। और अब देखो ये मान लो कि फेविकोल की कैप है हमारी हाइड्रोजन और मार्कर की कैप है हमारी ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना बढ़े हैं ना घटे हैं, ठीक है, ना लूज हुए हैं ना गेन हुए हैं, ये क्या होगा, ये इंटरचेंज हो गए, तो क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, नॉट गेन नॉट लूज। Oxidation and reduction takes place simultaneously in a reaction. Such a reaction is called redox reaction. In short, बकवास। हाँ बकवास ही है यार, ये सारा कुछ काम नहीं आता। अब देखो एग्जांपल्स ऑफ redox reaction in daily life। कोरोजन, कोरोजन क्या होगा हमारा, it is a slow eating up of metal by the action of air on their surface, it is called corrosion। iron is when exposed। अब देखो, अब लोहे की कोई भी चीज होगी अगर जो वो एक मोइस्ट, आप कह सकते हैं एक मोइस्ट एटमोस्फेयर में होगी, वाओ सॉरी, हाँ, तो अगर जो वो एक मोइस्ट हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट में होगी, एक इन्वायरमेंट होगा जो बिल्कुल मोइस्ट होगा और जिसमें एयर और वाटर के साथ आयन रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, इसके आयन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे हम,
रस्ट कहेंगे, जो क्या करता है, आयन को वीक बनाता है, जो आयन को वीक बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सम वेज टू प्रिवेंट कोरोजन बाई पेंट टेम्पलेटिंग, है टेम्पलेटिंग नहीं, टिन प्लेटिंग आना था, इन्हें टेम्पलेटिंग लिख दिया। कोटिंग ऑफ निकल और क्रोमियम फोमिंग अलॉय करने से आप क्या करवा सकते हो, ग्लोबलाइजेशन में, इससे क्या करवा सकते हो, ग्लोबलाइजेशन नहीं ग्लोबलाइजेशन, इससे आप कोरोजन को रोक सकते हो। ठीक है, चलो यार चैप्टर खत्म होने वाला है, अब बकवास कर लेते हैं। रेंसिडिटी। ठीक है, पता चल गया मैं क्या कहना चाहता था, रेंसिडिटी बकवास टॉपिक है। अरे मतलब यार मैं किसी टॉपिक के ऐसे शेम, किसी टॉपिक को ऐसा मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर जिस टॉपिक को इजी कहते हैं उसे हम बकवास कर देते हैं। तो ये ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, सब बच्चों को आराम से समझ आता है, इसी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर अगर जो मेरी बकवास खत्म होगी तभी आपको समझ आएगा। when food contain oil and fat exposed to air, अब देखो ऑयल और फैट जिस फूड में होगा और वो एयर में एक्सपोज रहेगा, एयर और ऑक्सीजन में, वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ड्यू टू विच फूड जो होगा हमारा स्टेल हो जाएगा और इसका कलर और स्मेल चेंज हो जाएगी। अब देखो आपके घर पे मेहमान आते हैं और आप सोचते हो कि चलो मेहमान आए हैं, बिस्किट हम खा लेंगे, ठीक है, पर जब मेहमान चले जाते हैं, पर हाँ जब मेहमान चले जाते हैं तो आप जब बिस्किट खाते हो तो फिर वो सीले हुए होते हैं, ठीक है, उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो क्या हो जाता है, जो आपके जो बिस्किट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगली बार अगर जो आप अब कभी बिस्किट खाओगे ना तो अपनी मम्मी को समझाना कि मम्मी ये बिस्किट ऑक्सीडाइज्ड हो चुके हैं, जो मैं बिस्किट खा रहा हूँ। मम्मी की तरफ से उत्तर आया चुपचाप खा ले, जो भी है जैसा भी है। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, अब देखो यूजिंग एंटी ऑक्सीजन फ्लशिंग द फूड, पता नहीं, यूजिंग एयर टाइट और डीप फ्रोजर, एयर टाइट कंटेनर्स और डीप फ्रोजर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। चलो भाई चैप्टर खत्म, मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।